Hello and welcome you all in your history class. So today it's a very important chapter for you, that is the First World War. So we are now entering in the contemporary world. So the First World War is an important incident at that period of time. So let me start. In this chapter we will be reading about the causes of the First World War. So what were the causes? So causes कौन से थे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिससे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सबसे पहली बात है कि इसके लिए मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, देन हम आएंगे इसके कॉजेस क्या थे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम ग्रेट वॉर भी कहते हैं, इज ग्रेट वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज कंसीडर्ड एज द ग्रेट वॉर. इसको ग्रेट वॉर भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा युद्ध यानी अब तक का सबसे बड़ा वॉर था. पहले जो क्या होता था कि एक दो या तीन कंट्रीज आपस में लड़ती थी फॉर द छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो होते थे लैंड टेरिटरी को लेकर, एरिया को लेकर. बट एट दिस टाइम द वर्ल्ड वॉर हियर इट कंसीडर्ड एज द ग्रेट वॉर, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई युद्ध, ऐसी कोई वॉर हुई नहीं थी इतने बड़े पैमाने पर, इसीलिए इसको ग्रेट वॉर कहा गया. देन आफ्टर दैट इसको एक और बात बोला गया, द वॉर दैट एंड्स ऑल वॉर. द वॉर दैट एंड्स ऑल वॉर्स. तो एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा युद्ध जो कि सारे के सारी लड़ाइयों को, सारे के सारे वॉर्स को खत्म कर देगा, ऐसा समझा जाता था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. सॉरी, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका एक रिजल्ट निकल के सामने आया. इसके बाद भी एक और महायुद्ध हुआ जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट होता है. देन इसीलिए ये बात तो गलत हो गई कि एक ऐसी लड़ाई नहीं थी जो कि सारे वॉर्स को खत्म कर दे. देन इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ग्लोबल वॉर. यस, इसको ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं बिकॉज देयर वर 37 कंट्रीज आर देयर. तो 37 कंट्रीज ऐसी थी जो कि इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट जिन्होंने कर रखा था. तो दिस वॉर बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो पहले इसको वर्ल्ड वॉर कहा गया, ना कि फर्स्ट. तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इसको नाम से नहीं जाना जाता था. देन क्योंकि इसके पहले कोई भी ऐसा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था. लेकिन बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर दैट बिगिंस इन 1914 टू 1918, तो उसके बाद एक और वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से. तो उसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इसीलिए नाम जानते हैं. तो इसीलिए इसको तब उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया. सो इट इज also considered as the global war. Then थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि अब ये तो हो गया. देन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे इसका टाइम, व्हाट वाज द टाइम. तो इसकी टाइमिंग क्या थी, यानी कब ये स्टार्ट होता है. तो द टाइमिंग इज बाय स्टार्टिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज 28th of July 1914. ठीक है, ये 28th of July 1914 से स्टार्ट होता है. देन कब तक के लिए, 11th of November 1918. तो और कब खत्म होता है, 11th November 1918 में जाके ये खत्म होता है. देन 37 नेशंस, तो कितने नेशंस, 37 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया. देन अराउंड इसमें कौन कौन सी कंट्री, यानी स्टार्ट कहां से होता है, यानी इसकी ऑरिजिन क्या है. तो ऑरिजिन स्टार्ट होती है यूरोप, यूरोप से ये एशिया जाएगा. ठीक है, देन एशिया से फिर ये अफ्रीका. तो दीज आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इसमें पार्टिसिपेटेड थे. तो यूरोप से उसका ऑरिजिन होता है, देन एशिया, देन अफ्रीका, धीरे धीरे करके ये पूरे ग्लोबली ये फैल जाता है. कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती चली जाती हैं. देन इसकी स्टार्टिंग की अगर बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड जिसको पावरमेंट है, जो उसका फाउंडेशन है, वो तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के ये की तरफ से रखा गया था. यानी कि जो छोटे मोटे डिस्प्यूट थे सर्बिया और ऑस्ट्रिया के, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इन कॉजेस में. तो थोड़े से मैं फैक्ट्स आपको अगर बता दूं तो 1 करोड़, ठीक है, ओके, 1 करोड़ एंड 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख लोग से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे. यानी कि ऑल अराउंड 17 मिलियंस वर किल्ड. 17 मिलियंस लोग इसमें मारे गए थे, जिसमें कि 11 मिलियन जो लोग थे वो आर्मी के थे, यानी डिफरेंट आर्मीज या मिलिट्री फोर्सेस थे. एंड जिसमें 6 मिलियन ये लोकल सिविलियंस थे. तो 17 मिलियंस वर डेड. इसमें 17 मिलियंस लोग मारे गए, जिसमें 11 मिलियंस आर्मी के थे एंड 6 मिलियन सिविलियंस थे. एंड अराउंड 20 मिलियंस वर वाउंडेड. और 20 मिलियंस जो लोग थे वो घायल हुए थे, वाउंडेड हुए थे. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स थे या बेसिक स्टैट्स थे. ओके, देन
ये अब बात आती है कि आखिर ये युद्ध हुआ किनके बीच में। तो बेसिकली अगर बात करें द बेलिजरेंट, यानी दो क्लेम्स, ठीक है, जो दो क्लैंस डिवाइड हो गए थे, आर्मी क्लेंस। तो पहले द बेलिजरेंट्स में पहली बात तो आपके इधर आएंगे द अलीड पावर्स, द एलियड पावर्स, एंड सेकेंड वन इज द सेंट्रल पावर्स। तो बेसिकली ये जो लड़ाई थी ये दो ग्रुप्स के बीच में लड़ी गई इन द यूरोप। तो एलियड पावर्स उनको बोला गया एंड सेकेंड वन इज सेंट्रल पावर्स। तो ये डिवाइड हुआ। तो यहां पर पहला था आपका रशिया, देन सेकेंड वन इज फ्रांस एंड थर्ड वन इज ब्रिटेन। तो ये आपके अलीड पावर्स में स्टार्टिंग में थे। देन यूएसए हैज आल्सो जॉइंड इट इन 1917। तो यूएसए ने इसको आगे चल के 1970 में ज्वाइन किया और 1918 तक ये रहा। देन द फिफ्थ नेशन वाज दैट जापान। तो दीज आर द 5 allied powers that has participated against the central powers. Okay, then अगर सेंट्रल पावर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी। देन उसके बाद आपकी जर्मनी। तो जर्मनी एट दैट टाइम वाज वेरी स्ट्रांग। अगर जर्मनी की बात करें एट दैट टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th century अप टू द स्टार्टिंग ऑफ द 20th century, द जर्मनी वाज इन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। एंड द थर्ड वन इज द इटली, ठीक है। देन इटली को हम अगर हम इसको छोटे पैमाने बात करेंगे तो बात करेंगे ऑटोमन एम्पायर। ओके, ऑटोमन एम्पायर। और ये ऑटोमन एम्पायर कहाँ है? टर्की के ऊपर, ठीक है। तो जहां पे भी आपका टर्की है वर्ल्ड मैप में वहां पे ऑटोमन एम्पायर उसी के जस्ट ऊपर है। देन उसको इटली बोलेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो इटली है सेंट्रल पावर से निकलकर कहां आ जाता है? अलियड पावर्स के साथ जुड़ जाता है एंड उसके बाद ये ऐसी निर्णायक युद्ध होता है। देन दीज आर द टू बेलिग्रेंट्स। बेलिग्रेंट्स का मतलब होता है दो गुट, ठीक है, दो मिलिट्री गुट या दो आर्मी क्लैंस। देन उसमें अलियड पावर्स में ये नेशंस थे एंड सेंट्रल पावर्स में इतने नेशंस थे जिनके बीच में ये युद्ध हुआ, ये वॉर होता है। देन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हैं। ओके, नाउ तो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनटू द 4 मेन पॉइंट्स। लुक, द 4 मेन कॉजेस, ठीक है। तो 4 जो मेन कॉजेस थे, हालांकि मैंने इनके कॉजेस को 10 कॉजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। मैं 1 by 1 उनके बारे में डिस्कस करूंगा, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो उसमें आप इनके कॉजेस को 4 मेन कॉजेस में डिवाइड कर सकते हैं। आप एक्रोनिम भी यूज कर सकते हैं। आई हैव रिटन हियर मेन विच आर द मेन कॉजेस, ठीक है। तो आप एक्रोनिम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्रोनिम का यूज करने जा रहा हूं सच दैट कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। लेट मी यूज द अदर मार्कर एज वेल। The acronym was the M for militarism, ठीक है। मिलिटेरिज्म एक इसका पहला, M for militarism, A for alliance, alliance, ठीक है, the alliance system. Then I for the imperialism. imperialism का मतलब होता है साम्राज्यवाद। and N for the nationalism, the growth of the rise of nationalism in Europe. So these are the 4 main causes which are responsible for the first world war. तो मैंने उसको एक्रोनिम में डिवाइड कर दिया है। तो M for militarism, A for alliance system, militarism मतलब सैन्यवाद, ठीक है, सैन्यवाद। Then alliance system यानी कि ट्रीटीज, ठीक है, ट्रीटीज, ठीक है। देन इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद, यानी कॉलोनीज डेवलप करना, ठीक है, कैपिटल इंटरेस्ट के लिए। एंड नेशनलिज्म इज फॉर राष्ट्रवाद। आई थिंक कि आपको सबको पता होगा कि इन सब का मतलब क्या है। तो 1 by 1 हम इन कॉजेस के बारे में देखते हैं। देन लेट वी स्टार्ट। नाउ पहले मैं इमीडिएट कॉज के बारे में बता देता हूं,
ठीक है, जो इमीडिएट कॉज था, तो एक नेशन था आपका सर्बिया, ठीक है। मैं एट दैट टाइम, मैं आपको एग्जैक्ट 1914 की बात बता रहा हूं पहले, विच वाज द इमीडिएट कॉज, ठीक है। तो इसके दो कॉज थे, एक लॉन्ग टर्म कॉज और एक इमीडिएट कॉज। तो पहले मैं आपको इमीडिएट कॉज बताता हूं। एक नेशन था सर्बिया, ठीक है, और दूसरा था ऑस्ट्रिया। आप ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के नाम से भी लिख सकते हैं, कभी भी आप लिखिए तो इन दोनों को एक साथ लिखिए। तो दीज आर, ये ऑस्ट्रिया और दूसरा था क्या, सर्बिया। तो हुआ क्या कि सर्बिया का जो रूलर था, ठीक है, सर्बिया का जो रूलर था वो था गैब्रिलो प्रिंसेप। गैब्रिलो प्रिंसेप, ठीक है, गैब्रिलो प्रिंसेप वाज द रूलर ऑफ द सर्बिया। और अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो फ्रेंच जोसेफ, फ्रेंच जोसेफ, ठीक है। एट दैट टाइम मैं बात कर रहा हूं आपकी 1914, ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूं 1914 की। तो द टू नेशन सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी। तो द रूलर जिसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसेप एंड ऑस्ट्रिया का जो रूलर था उसका नाम था फ्रेंच जोसेफ। और इसका जो सक्सेसर था, ठीक है, इसका जो सक्सेसर था वो था फ्रेंच फर्डिनेंड, फ्रेंच फर्डिनेंड, ठीक है। ये प्रिंस था, तो रूलर कौन था, राजा कौन था ये, एंड उसका प्रिंस जो था वो फ्रेंच फर्डिनेंड था। यानी कि इसके जाने के बाद उसका जो सक्सेसर होता, हु विल बी द रूलर, दैट इज दिस प्रिंस फ्रेंच फर्डिनेंड। होता क्या है कि फ्रेंच फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ सर्बिया, ठीक है, सर्बिया की जो बोस्निया की कैपिटल है, ठीक है, सर्बिया जो देश था उसमें बोस्निया की एक, ठीक है, बोस्निया एक कंट्री होती है। तो उस कंट्री में की जो कैपिटल होती है, ठीक है, उस कंट्री की जो कैपिटल होती है साराजेवो। तो साराजेवो, ये साराजेवो वो जो की कैपिटल होती है उसमें ये जाता है, ठीक है। कहां पर जाता है, इसमें। हालांकि जो साराजेवो होता है, यानी कि इस रूलर के, यानी ऑस्ट्रिया के जो गुप्तचर होते हैं जो कि सर्बिया में होते हैं, वो उसको इंटेलिजेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि आपकी जान को खतरा है, आप यहां पर मत जाइए। लेकिन फिर भी क्योंकि फ्रेंच फर्डिनेंड के ऊपर वैसे भी इसके पहले 3 हमले हो चुके थे इसको मारने के लिए, तो तीनों बार वो बच गया था। तो इसलिए इसका जो विश्वास था ये था कि मुझे कौन मारेगा, मेरी रक्षा तो कौन कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, गॉड कर रहा है। तो इसलिए उनकी बातों को नहीं मानता है और वो चला जाता है 1914 में, कहां पर, सैराजेवो, विच वाज द कैपिटल ऑफ बोस्निया इन सर्बिया, ठीक है। देन सर्बिया के जो आपके मिलिटेंट ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो अदर मेंबर्स होते हैं, गैब्रिलो प्रिंसेप और उसके जो अदर मेंबर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, षड्यंत्र रच के, कॉन्स्पिरेसी रच के इसको मार देते हैं। किसको, फ्रेंच फर्डिनेंड को और उसकी वाइफ को मार देते हैं। तो ये एक जो इंपॉर्टेंट घटना होती है, ये होती है 28 ऑफ जून 1914, ठीक है। ये डेट आपको याद रखनी है, 20 जस्ट बिफोर द 1 मंथ, ठीक है। जब ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 28 जुलाई 1914, तो उसके जस्ट 1 महीने पहले ये इंसिडेंट होता है कि जब फ्रेंच फर्डिनेंड सर्बिया में बोस्निया की राजधानी कैपिटल आपका साराजेवो में जाता है, तो उसको मार दिया जाता है कुछ ग्रुप्स के द्वारा, और उस ग्रुप को नाम बोलते हैं ब्लैक हैंड। उस ग्रुप का नाम क्या था, ब्लैक हैंड। तो ब्लैक हैंड के जो सदस्य थे वो खुद गैब्रिलो प्रिंसेप और दूसरे लोग थे, शायद 18 या 19 इयर्स के पर्सन ने इनको मार दिया था, और उस पूरे पॉलिटिकल ग्रुप को हम बोलते हैं ब्लैक हैंड। 28 जून 1914 का ये इंसिडेंट है। देन अब जब इसको मार दिया जाता है तो ऑस्ट्रिया जो होता है वो गुस्सा आ जाता है, ठीक है। देन ये डिमांड करता है सर्बिया से कि आप उन सारे जो मिलिटेंट है, ठीक है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको आप पकड़िए और उनको सख्त सजा दीजिए। लेकिन सर्बिया क्या करता है, उनको डिफेंड करता है और ऐसी कोई भी चीजों को नहीं करता है। अब बात ये होता है कि जर्मनी जो है, ठीक है, अब जब ऐसा नहीं करता है तो ऑस्ट्रिया और हंगरी की मदद करने के लिए जर्मनी आगे आ जाता है। देन सर्बिया जो कि एक बहुत ही छोटा सा देश था, उनकी मदद करने के लिए रशिया आ जाता है, यूएसएसआर, ठीक है, तो आपका रूस आ जाता है। देन सर्बिया अब इससे परेशान हो जाता है, इसको सपोर्ट देता है रशिया। तो इस तरीके से जर्मनी और रशिया के बीच में, ठीक है, जर्मनी और रशिया के बीच में डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं और सीधी लड़ाई की गुंजाइश आ जाती है। सो दिस वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे जो आपके लॉन्ग टर्म कॉजेज थे, तो उसमें पहला आता है आपका पार्टी सिस्टम। क्या आता है,
पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो इस पार्टी सिस्टम को हम सीक्रेट ट्रीटीज भी कहते हैं, सीक्रेट ट्रीटीज यानी गुप्त संधियां, यानी ऐसी संधियां जो गुपचुप कर ली जाती थी, और इसी को हम अलायंस सिस्टम भी कहते हैं, अलायंस सिस्टम यानी ऐसी ट्रीटीज जो चुपके चुपके की गई थी। तो देयर वर द मल्टीपल अलायंसेस इन द यूरोप ड्यूरिंग दैट पीरियड सिंस 19th सेंचुरी टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द पावर। तो पावर को बैलेंस करने के लिए ऐसी कई सारी सीक्रेट ट्रीटीज या अलायंस सिस्टम वहां पर 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूरोप में डेवलप होता चला जा रहा था। और ट्रीटीज की बात करें तो अगर मैं ट्रीटीज की बात कर रहा हूं तो इसको याद रखना है आपको। 1897 में सबसे पहली ट्रीटी होती है जर्मनी के बीच में और ऑस्ट्रिया के बीच में। ठीक है, तो 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में ट्रीटी होती है और इसको क्या बोलते हैं हम, डुअल अलायंस। यानी कि जब दो देशों के बीच में ट्रीटी होती है तो हमने उनको नाम दे दिया डुअल अलायंस। देन अब 1882 में क्या होता है, 1882 में इसमें एक और नेशन जुड़ जाता है और वो होता है इटली। ठीक है, देन इन 1882 में एक और नेशन जुड़ जाता है जिसको इटली बोला गया। अब ये तीन नेशन हो गए, वन नेशन इज जर्मनी, द सेकंड वन इज ऑस्ट्रिया एंड थर्ड वन इज इटली। तो इन तीनों को मिलाकर जो अलायंस हुआ वो हुआ आपका ट्रिपल अलायंस। ठीक है, वो क्या हो गया आपका, ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस क्योंकि इसमें तीन कंट्रीज थी, इन्होंने ये अलायंस डेवलप किया, सीक्रेट ट्रीटीज की। तो ये गुप्त संधियां थी। तो पहली आपकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई। देन अब क्या आता है, अब इस समय क्या होता है कि अब देखिए जर्मनी में इस पीरियड में यानी 1882 की बात कर रहा हूं तो उसमें बिस्मार्क एज अ रूलर होता है जर्मनी में। ठीक है, और उसका प्रेफरेंस क्या था कि रशिया को आइसोलेट रखना। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, एट दैट टाइम जो जर्मनी का रूलर होता है वो होता है बिस्मार्क। और बिस्मार्क का ये प्रेफरेंस होता है कि हमेशा हमें रशिया को दूसरी कंट्रीज से आइसोलेट करना है। तो एक तरीका हो सकता है कि सारी कंट्रीज को अपने फेवर में कर ले या उनसे ट्रीटीज को साइन कर ले। अब बात आती है तीसरी ट्रीटीज की, जो कि होती है 1894 में। तो 1894 में होती है जब रशिया ये देखता है कि ये सारे देश आपस में ट्रीटीज कर रहे हैं। देन रशिया भी अब ट्रीटी करता है 1894 में रशिया और फ्रांस के बीच में, रशिया प्लस फ्रांस के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है 1894। अब ये ट्रीटी होती क्यों थी साइन, ये ट्रीटी इसलिए साइन होती थी कि मान लीजिए कि जो रशिया है, रशिया के जस्ट अगेंस्ट कौन था नेशन था, जर्मनी। अब अगर जर्मनी इसके ऊपर हमला करता है तो रशिया के फेवर में ये जो देश है ये रशिया की सहायता करेगा। ऐसा ही होता है, जो मैंने अभी आपको सराजेवो का इंसिडेंट बताया उसमें जर्मनी किसके फेवर में आता है, जर्मनी ऑस्ट्रिया और हंगरी के फेवर में आता है, और आपका सर्बिया के फेवर में कौन आता है, रशिया। तो ये इसी ट्रीटी का ही कारण था। तो फ्रांस और रशिया आपस में ट्रीटी करते हैं। देन 1902 में, इन 1902 में आपके ब्रिटेन प्लस जापान, तो ब्रिटेन प्लस जापान आपस में एक अलायंस ट्रीटी साइन करते हैं। देन अब बात आती है 1904 की। देन 1904 में अब आपका ब्रिटेन प्लस फ्रांस। ठीक है, अब आप देखिए ब्रिटेन और फ्रांस 1904 में आपके ट्रीटी करते हैं। देन 90 में अब इसको क्या बोल दिया गया, याद रखिएगा ये जो वर्ड है कॉर्डियल एंटेटे, कॉर्डियल एंटेट, एक्चुअली इट इज द फ्रेंच वर्ड। ठीक है, जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो कॉर्डियल एंटेटे, द ट्रीटी साइंड बिटवीन द ब्रिटेन एंड फ्रांस इन 1904। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो ट्रीटी साइंड हुई थी 1904 में उसको कॉर्डियल एंटिटी कहा गया। बट 1907 में एक और इंसिडेंट होता है, एक और ट्रीटी साइन होती है, ब्रिटेन फ्रांस प्लस रशिया। तो अब यहां पर ब्रिटेन फ्रांस तो पहले ही कॉर्डियल एंटिटी एज अ ट्रीटी के थ्रू आपस में ट्रीटी साइन कर चुके होते हैं। देन रशिया भी उसमें ऐड हो जाता है। देन इन तीनों नेशन की जो ट्रीटी होती है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल एंटिटी। क्या बोलते हैं, ट्रिपल एंटिटी। द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द थ्री नेशंस, दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, एंड इट इज द ट्रिपल एंटिटी। तो इस तरीके से यूरोप जो है डिवाइड हो जाता है इनटू द टू आर्म्ड कैंप्स। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो यूरोप है इन ट्रीटियों के माध्यम से दो आर्म्ड कैंप्स में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ होता है जर्मनी और दूसरा तरफ
एक तरफ होता है आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली, और एक तरफ होता है आपका इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो मैंने इसके पहले भी आपको ये दोनों ग्रुप्स बता दिए थे। तो दीज वेयर द two important armed clans were divided in which the Europe were divided, और ये दोनों ही क्लैम्स आपस में क्या होते हैं, अगेंस्ट खड़े होते हैं वर्ल्ड वॉर में। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉज, दैट इज द पार्टी सिस्टम, जिसको हम सीक्रेट ट्रीटीज भी कहते हैं और अलायंस सिस्टम भी कहते हैं, यानी गुपचुप संधियां। ठीक है, ऐसी संधियां जो चुपके चुपके कर ली जाती थी और किसी भी नेशन के अगेंस्ट में। तो ये पहला हो गया, ये ट्रीटी थी सारी, आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। लोग इसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूं कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ भी नहीं था, ठीक है, तो जब जर्मनी में बिस्मार्क का रूल था, तो बिस्मार्क ने इस वर्ल्ड वॉर के लिए पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, और वो कहता है कि आई शैल नॉट सी द वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड वॉर को नहीं देखूंगा। लेकिन ठीक है, ये बात कह रहे थे वो हेर बेलिन से, हेर बेलिन जो कि उनकी सरकार का एक इंपॉर्टेंट पर्सन था। तो ये बिस्मार्क ने हेरबलिन से क्या कहा कि मैं ये विश्व युद्ध नहीं देखूंगा, लेकिन तुम देखोगे। ये बात इन्होंने 1898 में हेरबलिन से कही कि आई शैल नॉट सी द वर्ल्ड वॉर, मैं वर्ल्ड वॉर नहीं देखूंगा, बट यू विल सी, लेकिन आप देखेंगे, एंड इट विल स्टार्ट इन द यूरोप, ये आपके पश्चिमी एशिया में, यानी कि ठीक है यूरोप के ईस्ट पार्ट में ये स्टार्ट होगा। तो ये 1898 में ही बिस्मार्क ने ठीक है इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि आप वर्ल्ड वॉर देखिएगा, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, और ये यूरोप में स्टार्ट होगा। ठीक है, देन एल फिशर भी जो एक प्रोमिनेंट राइटर हैं, वो अपनी बुक में लिखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें जितने भी आपके अपार्थीड यानी किसी भी कलर के लोग थे, ठीक है, द येलो, द ब्लैक, द ब्राउन रेसेस, ये जम्प्ड इनटू दिस unprecedented struggle to kill one another on a scale unheard so far। तो इतने में किसी भी रंग का व्यक्ति, यानी कि फिशर ने बोला कि ये ऐसा वॉर था जिसमें प्रत्येक वर्ग, किसी भी ग्रुप का पर्सन इसमें अपने आप को उसने झोंक दिया था। ठीक है, और ऐसा इसके पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। तो दिस आर द सम स्टेटमेंट्स वेयर बाय द प्रोमिनेंट राइटर्स और द हिस्टोरियंस इन द पास्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो मैंने आपको पहला आपको कॉज बताया था, सेकेंड इज द सीक्रेट डिप्लोमेसी। ठीक है, मैंने डिवाइड किया इन कॉजेस को 10 कॉजेस में, ठीक है, 10 लॉन्ग टर्म कॉजेस में। सेकंड वन इज द सीक्रेट डिप्लोमेसी। द सीक्रेट डिप्लोमेसी की अगर मैं बात करता हूं, तो जिसको गुप्त आपकी क्या बोलते हैं, कूटनीति कही जाती है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो यूरोप में था, करप्शन स्टार्ट हो गया था। यूरोप में क्या हो गया था, करप्शन स्टार्ट हो गया था। तो ट्रीटीज धीरे धीरे क्या करती, मैंने इसके पहले आपको ट्रीटीज बताई थी, जब करप्शन होता है कूटनीति में, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है दो देशों के बीच में, तो सीक्रेट ट्रीटी साइन होती है, अलायंस सिस्टम स्टैब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके की चीज जो है 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में नेशंस के बीच में करप्शन फैल जाता है, और जनता को कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, और आपके नेबरहुड में जो देश है उससे हमारे टर्म्स और रिलेशंस कैसे हैं। देन फे ने, ठीक है, एक हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी पेज नंबर 34 में लिखा है, एक बुक लिखी है, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फे ने ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वॉर नाम की बुक डॉक्टर फे ने लिखी है। उसके पेज नंबर 34 में उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि द ग्रेटेस्ट सिंगल अंडरलाइन कॉज ऑफ द वॉर, ठीक है, जो सबसे प्रमुख जो कॉज था वॉर का, वाज द सिस्टम ऑफ सीक्रेट अलायंस। तो फे ने, डॉक्टर फे ने अपनी इस बुक में इस बात को मेंशन कर दिया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था, सबसे बेसिक कॉज था, वो था सीक्रेट डिप्लोमेसी, और ये अलायंस सिस्टम, सीक्रेट अलायंस सिस्टम, जिसने वर्ल्ड वॉर की ओर दुनिया को झोंक दिया। सो एग्जाम्पल अगर मैं बात कर दूं इसकी कि कैसी सीक्रेट डिप्लोमेसी थी, उसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो पॉलिसी जो इटली की थी, इटली की पॉलिसी, इटली ने क्या किया था शुरुआत में, इटली ने जो क्या किया था, साइन की थी ट्रीटी
अलायंस सिस्टम डेवलप किया था जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो अलियाड पावर की तरफ चला जाता है और वो ट्रीटी साइन कर लेता है रशिया के साथ। तो इटली की ऐसी नीति जिसमें उसने धोखा देकर, ठीक है, जिसने उसमें धोखा देकर अपने जो गुट था उसको छोड़कर दूसरे गुट में शामिल हो जाना और उसके खिलाफ धोखा करना, ये इटली की नीति थी, पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हम सीक्रेट डिप्लोमेसी इसको एज अ इंपॉर्टेंट कॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कॉज हो गया। देन जो डॉक्टर थॉमसन एक हिस्टोरियन है, उन्होंने इटली के इस पॉलिसी के बारे में ये कहा कि यानी इटली सीक्रेट एंड कंसिस्टेंट प्रोमिसेस रिड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ अलायंस इनटू फार्स। यानी कि इटली की इस तरीके की जो गुपचुप नीति थी और अनकंसिस्टेंटी थी, कभी वो इस ग्रुप में था कभी वो उस ग्रुप में जा रहा है, तो उसकी जो अनकंसिस्टेंटी थी ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल एज अ कॉज प्रूव करती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। ओके, देन द थर्ड कॉज फॉर द First World War is the rise of nationalism. The third cause is rise of nationalism. Rise of nationalism. Nationalism का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो यूरोप स्वेप्ट, अगर यूरोप की बात करें, यूरोप इज स्वेप्ट बाई अ वायलेंट नेशनलिज्म। ठीक है, जो वायलेंस नेशनलिज्म होता है वो यूरोप में स्टार्ट हो जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी लोग ये मानते हैं कि हमें अपना पैट्रियोटिज्म, हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना है, पैट्रियोटिक रहना है दूसरे देश के खिलाफ रहकर। यानी कि पैट्रियोटिज्म वो नहीं होता है कि आप अपने देश के लिए किसी दूसरे देश से नफरत करें, नो। पैट्रियोटिज्म वो होता है कि आप अपने देश के प्रति भी लॉयल रहें और दूसरा जो आपका नेबरहुड देश है आप उसके भी सारी की सारी चीजों को देखें, यानी कि उसको अगेंस्ट में ना रहे, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करें। बट इन द यूरोप इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द होल ऑफ द यूरोप स्वेप्ट इनटू द नेशनलिस्टिक द वायलेंट नेशनलिस्टिक वेव्स। तो एक ऐसी धारा बहती है जिसमें नेशनलिज्म जो है वो वायलेंट हो जाता है इन यूरोप में, यानी अपना हित देखते हैं और दूसरे का हित नहीं देखते हैं। तो इसमें जर्मनी, अगर जर्मनी की बात कर लेते हैं, वो चाहे हम इटली की बात कर लेते हैं, चाहे हम बाल्टिक स्टेट की बात कर लेते हैं, तो इसमें उस समय बहुत ही ज्यादा नेशनैलिटी और नेशनलिज्म प्रूव होता है। बट यहां पर इस नेशनलिज्म में लोगों को इस तरीके से गुमराह किया जाता है कि जो वॉर है, जो लड़ाई है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, यानी वॉर को बहुत ही ऊंचा दिखाया जाता है और लोगों का यह विश्वास होता है कि अगर हमें हमारे देश का सम्मान बचाकर रखना है तो हमें लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो एट दैट टाइम जो नेशनलिज्म था वो दो तरीके की पॉलिसी पर डिवाइडेड था। जो टू मूवमेंट, जो उस समय यूरोप में दो नेशनलिस्टिक मूवमेंट चल रहे थे, टू नेशनलिस्टिक मूवमेंट, और एक मूवमेंट आपका जर्मनी में चल रहा था और एक मूवमेंट आपका रशिया में चल रहा था। तो इन जर्मनी में आपका नेशनलिस्टिक मूवमेंट था पैन जर्मन मूवमेंट, और वहीं पर आपका रशिया में जो चल रहा था वो पैन स्लेविक मूवमेंट। तो दीज वर द टू नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स दैट स्वेप्ट आउट होल यूरोप। तो ये ऐसे दो नेशनलिस्टिक मूवमेंट थे जो कि एक जर्मनी में चल रहा था और दूसरा आपका इन रशिया में चल रहा था। तो जर्मनी में चलने वाला जो था वो पैन जर्मन मूवमेंट था और रशिया में पैन स्लेविक मूवमेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आखिर ये नेशनलिस्टिक मूवमेंट जर्मनी में क्यों चला और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो हुआ क्या कि यूरोप में, इसका ये कहना था पैन जर्मन का, कि यूरोप में जितने भी जर्मन्स रह रहे हैं उनको सबको यूनाइट करना, यानी जर्मनी के फेवर में लाना। जितने भी यूरोप है, अब यूरोप तो बहुत बड़ा है, उस यूरोप में जितने भी जर्मन्स रह रहे हैं सबको यूनाइट करना और जर्मनी के फेवर में लाना। अब पैन स्लेविक जो मूवमेंट था, अब जो स्लेविक जो है बेसिकली सर्बिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अब रशिया किसको सपोर्ट कर रहा था? सर्बिया में। और सर्बिया में कौन लोग ज्यादा रहते थे? स्लेविक सोसाइटी के लोग, ठीक है, स्लेविक धर्म के लोग रहते थे, जाति के लोग रहते थे। तो रशिया को क्या कहना था कि ये जितना भी स्लेविक सोसाइटी के लोग हैं वो कहां पर, किसके फेवर में हो जाए? रशिया उनको अपने हक में, उन सबको यूनाइट करके अपने फेवर में मिला ले। तो इनके बीच में जब इसने
ये जर्मन्स को मिला रहा है पूरे यूरोप में, ये उनमें से स्लेविक जो जाति के लोग हैं उनको मिला रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होना स्वाभाविक था। तो बिटवीन द जर्मनी एंड द रशिया तो एक वायलेंट नेशनलिज्म जन्म लेता है उनके लोगों के बीच में, अब ये क्रूरता होती चली जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था कि नेशनलिज्म था, लोगों की जो भावना थी वो नेशनलिस्टिक से ना होकर वो वायलेंट नेशनलिस्टिक चली जा रही थी, यानी लोगों का जो विश्वास था वो नेशनलिज्म, ऐसे नेशनलिज्म में वो लोग विश्वास करते थे, फेथ रखते थे जो कि वायलेंट हो और वो वायलेंस ही इनको युद्ध तक ले जाती है। देन द फोर्थ रीजन आफ्टर दैट इज इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट या राइवलरी। इंपीरियलिस्टिक राइवलरी यानी कि साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, द कंपटीशन फॉर द इंपीरियल सोसाइटी। यानी कि अब आप देखिए कि देयर वर द राइवलरीज ओवर द कॉलोनीज। आपको पता होगा कि एट दैट टाइम द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे हम, ठीक है, और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, पोर्तुगल भी था, हॉलैंड भी था, ठीक है, डच भी थे। तो ये ऐसी सारी कंपनीज थी जिन्होंने अपनी कॉलोनीज को पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बिछा रखा था। अगर मैं केवल ब्रिटेन की बात करता हूं, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं या ब्रिटेन की कंपनी की बात करता हूं जो ट्रेडिंग कंपनी थी, उसने पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 25% ऐसा एरिया था पूरे वर्ल्ड का जिसमें अपनी कॉलोनीज को डेवलप कर रखा था। तो देयर वर द नो डाउट देयर द राइवलरी ओवर द कॉलोनीज। तो उन कॉलोनीज में राइवलरी होना जरूरी था, क्योंकि अगर बेसिकली देखें तो पूरे एशिया और अफ्रीका में इनकी कॉलोनीज थी, ब्रिटेन की, फ्रांस की, डच की, हॉलैंड की, ठीक है। दीज कॉलोनीज, अब ये कॉलोनीज जो है इनको प्रोवाइड करती थी क्या, नई नई मार्केट, रॉ मटेरियल्स, कैपिटल यानी पैसा भी, और मिलिट्री पावर भी थी, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप अपनी कॉलोनीज को डेवलप कर रहे हैं तो उस कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपनी आर्मी को डेवलप करेंगे। आर्मी के डेवलप करने के बाद आप नेवल, जो आपकी नेवी है, उसको भी आप अपग्रेड करते चले जाएंगे। अब इसको अपग्रेड करने के होड़ में क्या होता है कि नए नए वेपन्स इंट्रोड्यूस होते हैं, हालांकि मैं उसमें बाद में आऊंगा। जब तक बिस्मार्क का रूल जर्मनी में था तो बिस्मार्क ने कभी भी कोशिश नहीं की कि वो इंपेरियलिज्म या इंपीरियल को प्रोत्साहित करे, इसके फेवर में आए। यानी कि बिस्मार्क ने कभी भी इंपेरियलिस्टिक क्वालिटी को कभी भी डेवलप नहीं होने दिया फॉर द जर्मन्स। लेकिन जैसे ही बिस्मार्क मरता है उसके बाद जर्मनी भी अपनी कॉलोनीज को डेवलप करना चाहता है और वो राइवलरी में आ जाता है, इंपीरियलिस्टिक राइवलरी में। और किसके साथ? रशिया के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ। तो जर्मनी भी इसमें कूद जाता है और राइवलरी बढ़ती ही चली जाती है। अगर आप बताएं तो 1904 में जो ब्रिटेन था उसने पूरे इजिप्ट के ऊपर कब्जा कर लिया और फ्रांस ने मोरक्को के ऊपर। याद रखिएगा कि 1904 में जो ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया किसके ऊपर? ब्रिटेन ने आपके इजिप्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, इजिप्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। और वहीं पर सेम हियर 1904 में, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में क्या हुई थी? ट्रीटी साइन हुई थी। और जो फ्रांस है उसने किसके ऊपर कब्जा कर लिया? कॉन्कर्ड द मोरक्को को कब्जा कर लिया। देन अब क्या हुआ कि फ्रांस के अगेंस्ट में क्या था? जर्मनी। तो जर्मनी इसके अपोज में था। जर्मनी बोलता है कि मोरक्को पे आपने कब्जा क्यों किया, ठीक है। फ्रांस को इसके क्लेम में अपोज किया कि आप मोरक्को पे कब्जा नहीं कर सकते हैं और हर किसी को सेम आपकी अपॉर्चुनिटी है, सेम अधिकार, सेम राइट है कि वो किसी भी देश में आपकी क्या कहते हैं, इंपेरियलिटी को या कॉलोनीज को डेवलप कर सकता है। तो जर्मनी का क्या प्लान था? जर्मनी का ये प्लान था कि जो बर्लिन है, उसके बाद देखिए जर्मन ने इसको अपोज किया, जिसकी वजह से जर्मन और फ्रांस के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते चले गए। देन अगर इसके दूसरे इंसिडेंट की बात करते हैं तो सेम में जर्मनी का ये प्लान था कि वो बर्लिन से बगदाद के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाए, कि we will be constructing the railway line between the Germany and the Baghdad। देन अब ये जो रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन था, ये जर्मनी क्या था, एक साइकोलॉजिकल दबाव डालने वाला था, प्रेशर और ये डर पैदा करने वाला था फ्रांस के लिए, ब्रिटेन के लिए और रशिया के लिए कि अगर ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो सीधे की सीधा जो आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया से आयात निर्यात शुरू हो जाएगा, बगदाद से हो जाएगा, अफगानिस्तान से हो जाएगा, सिंध से हो जाएगा। तो इसलिए भी इसने किया, तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए भी इसने इस बात को कहा।
देन इटली का अगर एम्बिशन कहे तो इटली हमेशा अफ्रीका और ओटोमन एम्पायर को जीतना चाहता था। ठीक है, इधर इटली भी कूद गया था, वो ओटोमन एम्पायर को जीतना चाहता था और अफ्रीका को। तो रशिया, और इसीलिए ये इनका जो साम्राज्यवाद था, जो इंपेरियलिस्टिक बिहेवियर था, ये इनके बीच में राइवलरी को क्रिएट कर देता है। देन रशिया की अगर बात करें तो रशिया भी ऑटोमन एम्पायर को अपने फेवर में लेना चाहता था, जिसकी वजह से इनके आपस में ही बीच में ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इन सबको क्या था कि हम कब्जा कर लें ऑटोमन पे या हम कब्जा कर लें ऑटोमन में। तो ये सारी चीजें होती है इंपीरियल को लेकर। तो 1880 के बाद जो है स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी अफ्रीका की दौड़ स्टार्ट हो जाती है, और सारी की सारी जो कंट्रीज होती हैं जिनका मैंने इसके पहले नाम लिया, चाहे ऑस्ट्रिया की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करते हैं, वो अफ्रीका को एज अ, ठीक है, अफ्रीका को एज अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, जिसके लिए ये राइवलरी स्टार्ट होती है यूरोप में। तो ये भी एक इसका रीजन होता है, कॉज होता है फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन इसके आगे चलते हैं, मिलिटरिज्म। ठीक है, यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना, सैनिकवाद की भावना। तो आर्म रेस, यानी कि अगर जितने भी कंट्रीज को कहें तो आपने अभी देखा कि इंपेरियलिज्म की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, सब अपनी प्रेसिडेंसीज को बढ़ाना चाहते हैं, कंक्वर करना चाहते हैं। तो उस केस में सब अपने आर्म्ड रेस को बढ़ा देते हैं, यानी जो आर्मी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और नेवी बनाते हैं, नेवी को री इंट्रोड्यूस करते हैं। मशीन गन्स आप देखें तो जो मशीन गन्स होती हैं वो सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही यूज होती हैं। तो जो पहली बार अगर मशीन गन्स का यूज हुआ था तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। साथ ही में टैंक्स डेवलप किए गए, लार्ज और न्यू नेवल शिप्स। तो अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं तो जर्मनी ने 1912 में एक बहुत ही बड़ी आपकी जहाज कंपनी को स्टैब्लिश कर लिया था, जिसका काम था कि सही समय पर एक ज्यादा प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली उनको मार्श शिप्स, यानी कि शिप्स जो है प्रोवाइड करना, मार्शल शिप्स को प्रोवाइड करना। तो अगर देखें तो जर्मनी ने पूरे के पूरे अफ्रीका को ऑक्यूपाइड कर लिया था, कॉलोनीज को, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। अब उसकी सुरक्षा के लिए इसको क्या, नेवल बेस को और नेवल सिस्टम को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना था। तो इसने अपनी नेवी डेवलप की, और उस नेवी के डेवलप करते जंगी बेड़े और जहाज को भी उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। और फ्रांस, और यहां तक कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हो चुका था, इतना ज्यादा वेपन्स को इसने बना लिया था और नेवल बेस को इसने कंस्ट्रक्ट कर लिया था कि ब्रिटेन और फ्रांस भी इससे काफी ज्यादा पीछे रह गए थे। बहुत बड़ी बड़ी लार्ज आर्मीज भी थी, ठीक है, लार्ज आर्मीज, सारे के सारे नेशन, मैं केवल जर्मनी की बात नहीं कर रहा हूं, तो सारे के सारे नेशन, चाहे मैं ब्रिटेन की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, फ्रांस, रशिया की बात करूं, सब लार्ज आर्मीज को बनाने के तैयार हो गए। और ब्रिटेन और जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे, यूज फॉर द मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस। तो जो इंडस्ट्रीज थे, जितने भी इंडस्ट्रियल इन्होंने अगर अलग जगह पे इंडस्ट्रीज डेवलप कर रखी थी, उससे जितनी भी चीजें आ रही थी वो अपने मिलिट्री पावर के लिए लगा रहे थे, यानी मिलिट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगा रहे थे। तो सारे के सारे जितने भी देश थे उन्होंने ये भावना थी कि अगर अपने देश के गौरव को बनाए रखना है, रक्षा करनी है, तो आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। और उस युद्ध को तभी लड़ा जा सकता है जब आपके पास लार्ज आर्मीज हो। देन ट्रस्ट की एक, ठीक है, ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट की एक राइटर है, उन्होंने अपने वर्क जिसका नाम है पॉलिटिक्स, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है पॉलिटिक्स। तो इस बुक पॉलिटिक्स में उन्होंने ये लिखा कि माइट इज राइट, यानी बल प्रयोग ही अधिकार है। माइट इज राइट, माइट इज राइट, यानी कि अगर पूरी दुनिया पे राज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। तो बल प्रयोग यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही हमारा अधिकार है, और उसके थ्रू ही हम पूरे देश पे, ठीक है, पूरे देश पे कब्जा कर सकते हैं और अपना दबदबा बनाए रख सकते हैं। तो ये रीजन जितने मैंने अभी आपको बताया, ये मेन रीजन थे। देन उसके साथ साथ कुछ दूसरे भी रीजन थे जो को फॉलो अप करते हैं। देन सिक्स्थ वन इज बाल्कन इशू, बाल्कन इशू, ठीक है। देन बाल्कन इशू की बात करूं तो एट दैट टाइम इन द 19th सेंचुरी जो बाल्कन था एक छोटा सा प्रदेश था, और वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। तो बट ऑटोमन एम्पायर जो है मिड 19th सेंचुरी में वो डिसइंटीग्रेट होता चला जाता है। उसका कारण क्या होता है कि इटली की भी ऑटोमन पे नजर रहती है, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सबकी नजर ऑटोमन एम्पायर पे रहती है। हर कोई उस पर कब्जा करना चाहता है, और जिसके कब्जे को लेकर उनके बीच में
आपस में डिस्प्यूट्स भी होते हैं, लड़ाइयां भी छोटी मोटी होती हैं। देन ऑटोमन एम्पायर 19th सेंचुरी के मिड हाफ में डिसइंटीग्रेट होता चला जाता है और उसी फेवर में दो लड़ाइयां होती हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ बैटल, फर्स्ट बाल्कन वॉर और सेकेंड बाल्कन वॉर। ये दोनों बाल्कन वॉर होती है बिटवीन दीज नेशंस, ठीक है, उसको कंक्वर करने के लिए। उसका रिजल्ट क्या होता है कि सर्बिया को काफी ज्यादा भूमि, क्योंकि रशिया भी स्ट्रांग हो चुका होता है, सर्बिया को बहुत ज्यादा उसमें जमीन मिल जाती है। अब सर्बिया जो कि एक छोटा सा देश था, ठीक है, इन दोनों युद्ध का जो है, इन दोनों वॉर्स का ये रिजल्ट सामने आता है कि सर्बिया को बहुत ज्यादा जमीन मिल जाती है ऑटोमन एम्पायर में, और सर्बिया को फेवर कौन कर रहा होता है, आपका रशिया, यानी उस समय यूएसएसआर उसका नाम बोलते हैं, तो रशिया उसको फेवर कर रहा होता है। अब इसका सीधा फायदा रशिया को था, रशिया कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंट्रोल करने की बात सोचता है। देन इससे ऑस्ट्रिया और जर्मनी को सबसे ज्यादा लॉस होता है, और अगर बाल्कन के हिस्से को पाना है, यानी बाल्कन के इस हिस्से को पाना है, तो यानी कि उसको रशिया के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसको, ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी को। तो ये भी एक ऐसा नतीजा सामने आता है जो कि कॉज होता है इसका युद्ध का, ठीक है। अब द सेवेंथ रीजन इज द प्रोविंसेस ऑफ अलास्का, एल्सेस एंड लॉरेन। प्रोविंसेस ऑफ, आई थिंक दिस इज द सेवेंथ, ठीक है, प्रोविंसेस ऑफ, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, एल्सेस एंड लॉरेंस। तो ये दो प्रोविंसेस होते हैं, ठीक है, ये दोनों राज्य होते हैं और उनके प्रोविंसेस के ऊपर कब्जे को लेकर। देखिए फ्रांस, एक तरफ फ्रांस होता है और एक तरफ जर्मनी होती है। तो लॉरेंस और एल्सेस को, ठीक है, लॉरेंस और एल्सेस को जीतने के लिए वार होता है बिटवीन द जर्मनी एंड फ्रांस। बट जो रिजल्ट निकल के आता है कि जो आपका जर्मनी होता है वो डिफीट कर देता है फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस को जर्मनी डिफीट कर देता है और एल्सेस और लॉरेंस के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसको अपनी प्रेसिडेंसी में मिला लेता है, अपने लैंड एरिया में मिला देता है। अब फ्रांस इससे गुस्सा आ जाता है। फ्रांस देखिए इसको, एल्सेस और लॉरेंस को इसलिए भी कंट्रोल करना चाहता था और जर्मनी से इसलिए भी लड़ा क्योंकि आपको याद होगा कि लुइस जो आपका 14th था, जो फ्रांस का राजा था, ठीक है, जो फ्रांस का राजा था लुइस 15th, ठीक है, लुइस 14th, उसने एल्सेस और लॉरेंस को जर्मनी से जीत लिया था, ठीक है। उसने क्या किया था कि लुइस 14th ने, जो कि फ्रांस का राजा था, उसने एल्सेस और लॉरेंस को जीत लिया था, उस पर कंट्रोल कर लिया था। तो आखिर फ्रांस ये कैसे होने देता कि जर्मनी उसको रिकॉन्क्वर्ड कर ले, जर्मनी उसको जीत ले। देन यही होता है, तो फ्रांस जो है हमेशा फिर अब जर्मनी के अगेंस्ट आ जाता है कि आपने लुइस 14th जो हमारा राजा है, उसका हमारे जीत का प्रतीक है, आपने एल्सेस और लॉरेंस को जीतकर हमारे उस राजा का अपमान किया है, इसलिए भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई होती रहती थी। तो ये कारण थे जो जर्मनी और फ्रांस बेसिकली उसके बीच में एक मतभेद पैदा करते आ रहे थे। देन ऐसे ही जिस तरीके से प्रोविंसेस ऑफ एल्सेस और लॉरेंस थे, आप प्लीज इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, देन एज लाइक द प्रोविंसेस ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, ऐसे दो और प्रोविंसेस होते हैं, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये एक्चुअली जो ओटोमन एम्पायर है उसी के जस्ट सामने है, ठीक है, हर्जेगोविना, और बोस्निया जस्ट इसके ऊपर है। देन 1878 में क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया को जो एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, किसका, बोस्निया का, ठीक है, ऑस्ट्रिया को 1978 में इसके ऊपर कंट्रोल दे दिया जाता है। लेकिन कंट्रोल भी कैसा, केवल एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन करने के लिए बोस्निया के ऊपर कंट्रोल दे दिया जाता है ऑस्ट्रिया का, केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अब ऑस्ट्रिया क्या चाहता है कि इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले, लेकिन इसको कंट्रोल करने नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि नहीं, ऑस्ट्रिया आप बोस्निया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको अपने प्रेसिडेंसी में नहीं मिला सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया क्या करता है कि बर्लिन की जो ट्रीटी हुई थी, द ट्रीटी ऑफ बर्लिन, बर्लिन की जो ट्रीटी होती है उसको तोड़ते हुए, उस ट्रीटी में यह बोला जाता है कि ऑस्ट्रिया केवल बोस्निया के ऊपर केवल प्रशासन करेगा, केवल, ठीक है, अपनी पॉलिसीज को लगाएगा, लेकिन उसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता। देन ट्रीटी ऑफ बर्लिन को ये तोड़ देता है और 1908 में, ठीक है, 1908 में
बोस्निया और हर्जेगोविना, ठीक है, इन दोनों को अपने टेरिटरीज में शामिल कर लेता है, उसको अंदर कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, यानी कि अब उसको पूरे को साम्राज्य को, बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला देता है, उसको विलय कर देता है। देन अब बात क्या आती है, अब यहाँ पे डिस्प्यूट क्या होता है कि बोस्निया, बी फॉर बोस्निया एंड एच फॉर हर्जेगोविना, तो इन दोनों बेसिकली इन दोनों साम्राज्य में आपके कौन से लोग रहते थे, आपके स्लेव जाति के लोग रहते थे, स्लेव जाति के लोग रहते थे। अब ये स्लेव जाति कहां पाई जाती थी, आपकी सर्बिया में, और सर्बिया को कौन फेवर कर रहा था, रशिया। तो ये बात अब रशिया को फिर नहीं पसंद आती है, ठीक है, कि ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दोनों किसके फेवर में थे, जर्मनी के फेवर में थे। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बोस्निया और हर्जेगोविना में कंट्रोल किया, जिसमें स्लेव जाति के लोग रहते थे। स्लेव जाति के लोग बेसिकली सर्बिया के होते थे, और सर्बिया को कंट्रोल करता था रशिया, यानी फेवर में रशिया रहता था। तो और इसके फेवर में कौन रहता था, ऑस्ट्रिया की जर्मनी। इस तरीके से भी इनडायरेक्टली रशिया और जर्मनी के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते चले जाते हैं। देन रशिया उस समय, अगर उस समय रशिया इस काबिल होता कि लड़ाई लड़ सकता था अगेंस्ट द जर्मनी, तो वो उसी समय जर्मनी से लड़ाई कर लेता, लेकिन रशिया उस समय ये कैपेबिलिटी उसकी नहीं थी, युद्ध के लिए, वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं था, नहीं तो वो लड़ाई लड़ लेता उसी समय, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। देन नाउ द नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस, नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस, ये भी एक कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। एक्चुअली कि अनदर अंडरलाइन कॉज, फे ने अपनी बुक में पेज नंबर 1947 में द ऑरिजिन ऑफ वर्ल्ड वॉर के बारे में ये लिखा है कि अनदर अंडरलाइन कॉज, ठीक है, एक और जो अंडरलाइन कॉज है ऑफ द वॉर वाज द पॉइजनिंग ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, यानी जो लोग हैं उनके विचार को, ठीक है, उनके विचार को दूषित करना। और ये दूषित क्या था, दूषित ये था कि बाय द न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर जो प्रेस था उसके माध्यम से लोगों के जो विचार थे, जो उनके पब्लिक ओपिनियन थे, उसके साथ खिलवाड़ करना, लोगों को मत भ्रांत करना, यानी कि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देना, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा होने लगे, लोगों में गुस्सा व्याप्त होने लगा उसके दूसरी नेशंस के प्रति। इसलिए भी वर्ल्ड वॉर में एक इंपॉर्टेंट ये भी कॉज कंसीडर किया जाता है। देन टेंथ इज एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल organization, absence of any international organization. It is also one of the important cause for the First World War that at that time in the 19th century there were no effective machinery or a body which will make the law, international law and इंटरनेशनल लॉ को कोई एनफोर्स कर सके। तो उस समय इन द 19th ऑफ सेंचुरी जब ये वर्ल्ड वॉर की घटना होती है, तो कोई भी ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है कि जो कि एक इंटरनेशनल लॉ को एनफोर्स कर सके और दोनों या कई सारे देशों के बीच में जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझा सके, रिजॉल्व कर सके। तो इसका एग्जांपल अगर लेता हूं, जो फर्स्ट हैग कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है, ठीक है, इन 1899 में फर्स्ट हैग कॉन्फ्रेंस और सेकंड हैग कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद हेल्ड होती है इन 1907, ठीक है। अब ये दोनों जो हैग की कॉन्फ्रेंस होती है, ये जो निकोलस सेकंड था, जो टीएसआर का एम्परर जो रूलर था निकोलस सेकंड, उसने सबको इनवाइट किया, सारे देशों को जो यूरोप के थे, उन देशों को इन दोनों मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में इन 1899 एंड 1907 उनको अपॉइंट किया गया। इस चीज के लिए लोगों को इनवाइट किया गया कि कोई भी देश जो है अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा, डिफेंस पावर को नहीं बढ़ाएगा और ना ही डिफेंस बजट को बढ़ाएगा, क्योंकि डिफेंस बजट या डिफेंस पावर को बढ़ाने का मतलब ये था कि कंट्रीज आपस में ही स्ट्रांग होने के लिए लड़ाई लड़ती और आपस में वो लोग हमला कर सकती थी और युद्ध जैसी स्थिति को डेवलप कर सकती थी। तो दीज आर द 10 कॉजेस विच imposed the world into the first world war। तो ये ऐसे कुछ 10 कॉजेस मैंने आपको बताए हैं। इसमें मैंने सबसे पहले आपको इमीडिएट कॉज बता दिया था, ठीक है, उसको भी आप कंसीडर करिएगा, ठीक है। फर्डिनेंड की हत्या, फर्डिनेंड का मर्डर, असैसिनेशन, उसको भी कंसीडर करना। तो दीज वर द इमिनेंट और द इंपॉर्टेंट कॉजेस विच वाज द मेन कॉजेस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको समझाया है। तो थ्योरी पार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है। देन आपके कोर्स में, ठीक है, जो मेन कॉजेस थे जिसको मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, एम फॉर मिलिटरिज्म,
ठीक है, ए फॉर अलायंस सिस्टम, आई फॉर इंपीरियलिज्म एंड एन फॉर नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। दीज आर द मेन कॉजेज। आफ्टर दैट आपको ये डिस्प्यूट्स वाले कॉजेज भी लिखने होंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन, ठीक है। आई विल बी कमिंग बैक विद अ न्यू टॉपिक, विद अ नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कॉज के बाद उसके रिजल्ट को बताएंगे और ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।